हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BA 6 सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर सेकंड जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसी का यूनिट 4 जो है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, और उसका सेकंड टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक होने जा रहा है IMF एंड IBRD। सो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हम कवर करेंगे और हम वर्ल्ड बैंक इसमें कवर करेंगे। IBRD का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक ही। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सेशन जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें IMF एंड वर्ल्ड बैंक की, तो पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था 1994 के अंदर। इसी की वजह से जो है, इसी एग्रीमेंट की वजह से जो है, इन दोनों जो इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस IMF एंड वर्ल्ड बैंक, दोनों की क्रिएशन जो है हुई। ये क्यों हुआ था, ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस या ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट? ये इस वजह से हुआ था क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो है ये कोशिश की गई थी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसे मेंटेन की जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके, प्रमोट किया जा सके डेवलपमेंट को, और प्रिवेंट किया जा सके फ्यूचर क्राइसिस को, इकोनॉमिक क्राइसिस को। इसी वजह से जो है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई 1994 के अंदर, और IMF और वर्ल्ड बैंक IBRD का जो है जन्म हुआ। IMF का काम यहाँ पर रखा गया कि ये जो है इंश्योर करेगा मॉनिटरी स्टेबिलिटी, और IBRD का जो है काम ये रखा गया कि इसको जो है फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट जो है संभालना था। चलिए अब हम इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को जो है डिटेल में जो है डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या IMF जो है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 के अंदर, और इसने जो है ऑपरेशंस करना स्टार्ट किया था, यानी कि एक्टिव हो गया था ये 1945 से। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट गोल्स रहे हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन। इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन को जो है प्रमोट करना इसका गोल रहा है, पर्पस रहा है। और इसका ये भी गोल रहा है कि इसको जो है बैलेंस्ड ग्रोथ जो है फैसिलिटेट करनी है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। और एक और गोल रहा है कि इसको जो है प्रमोट करना है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, और जो मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम होता है उसको जो है इस्टेब्लिश करने में जो है असिस्ट करता है IMF। इसके साथ साथ एक और गोल रहा है इसका कि ये जो है, इसको जो है प्रोवाइड करना है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस उन लोगों को जो मेंबर्स होते हैं BOP क्राइसिस के, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के। नाउ अगर हम देखें IMF का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं ना, हर एक कंट्री का जो भी कंट्री IMF का पार्ट है, उनके जो है एक एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। यही बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है ना, ये यूजुअली होते हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर्स या सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं सभी कंट्रीज़ के। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर जो है 24 मेंबर्स होते हैं, और इनके अंदर जो है 8 मेंबर जो है ना वो परमानेंट है। जिन 8 मेंबर्स के अंदर USA, UK और चाइना भी आता है। और इसके साथ साथ जो है होता है एपेक्स पे मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव जिसे कहा जाता है IMF का। ये जो है यूजुअली होता है यूरोपियन ओरिजिन का या यूरोपियन कंट्री का। अगर हम IMF के फंक्शंस के बारे में बात करें, तो सबसे पहला फंक्शन है इसका सर्विलेंस। इसका मतलब होता है कि इसको जो है मॉनिटर करना पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमी को, और ये जो भी मॉनिटर करता है ग्लोबल इकोनॉमी को, एनालिसिस करता है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का, वो जो है छपता है, पब्लिश होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मैगजीन के अंदर। इसके साथ साथ जो है दूसरी फंक्शन इसकी होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस। IMF जो है लोन्स प्रोवाइड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब होता है किसी कंट्री के अंदर। उनको जो है लोन्स प्रोवाइड करता है, और ये लोन्स जो है बाय डिफरेंट मींस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स के द्वारा जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के द्वारा, या फिर रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। इसी वजह से जो है आप आजकल देख सकते हो कि जो है पाकिस्तान भी जो है कर्जे में डूबा हुआ है IMF के और वर्ल्ड बैंक के।
थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आईएमएफ इज़ कैपेसिटी डेवलपमेंट। सो आईएमएफ जो है इसका ये तीसरा फंक्शन है कि कैपेसिटी को जो है डेवलप करना है, यानी कि प्रोवाइड करना है, टेक्निकल असिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और पॉलिसी एडवाइसेस भी जो है प्रोवाइड करनी है कंट्री मेंबर्स को जो इसके अंदर जो है मेंबर्स बने हुए हैं इस वाले एग्रीमेंट के। आईएमएफ के अंदर जो वोटिंग सिस्टम होता है ना, वो इस चीज़ पर बेस होता है कि आपकी कंट्री जो है वो उसका जो है इकोनॉमिक साइज़ कितना है, यानी कि यूएसए का बहुत बड़ा इकोनॉमिक साइज़ है और चाइना का भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक साइज़ है। दैट मीन्स उनको जो है वोटिंग का कोटा जो है वो ज़्यादा मिलेगा। सो जो डेवलप्ड नेशंस है स्पेशली यूएसए, उनका जो है बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग पावर होता है आईएमएफ के अंदर। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, आईएमएफ को जो है बहुत क्रिटिसिज्म भी जो है झेलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो है क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि आईएमएफ जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट्स को जो है ज़्यादा प्रमोट करते हैं और सॉवरेनिटी को जो है अंडरमाइन करता है और वन साइज फिट्स ऑल फॉर्म्स इसी के अंदर जो है बिलीव करता है और हार्श कंडीशंस क्रिएट करता है, जिससे जो है इंक्रीज़ होती है इनइक्वालिटी और सोशल अनरेस्ट। आईएमएफ का क्या रोल रहता है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर? सो दो इम्पॉर्टेंट रोल्स रहते हैं आईएमएफ के ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। सबसे पहला क्राइसिस मैनेजमेंट जो है इसका रोल रहता है। आईएमएफ जो है ये सेंट्रल रहता है जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है फेस किए जाती है ऑल ओवर द ग्लोब। सो 1997 के अंदर जो है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में जो है हेल्प की है आईएमएफ ने, और 2008 में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो ग्लोबली हमें देखने को मिला वो भी जो है आईएमएफ ने जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की। सो इसके साथ साथ जो है जियोपॉलिटिकल टूल की तरह भी जो है यूज़ किया जाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर आईएमएफ को। सो मेजर शेयर होल्डर्स कौन कौन है आईएमएफ के? यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। सो ये दोनों मेजर शेयर होल्डर्स है आईएमएफ के, और ये जो है बहुत ज़्यादा लेवरेज वोटिंग पावर्स इनको मिलते हैं आईएमएफ के अंदर, जो स्ट्रेटजिकली जो है इनके इंटरेस्ट्स को जो है फुलफिल करता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी आईएमएफ एंड इंडिया। सो दोनों के दरमियान क्या रिलेशंस है, इंडिया का क्या रोल रहा है आईएमएफ के अंदर। सो अगर हम देखें इसके बारे में, जब हम जानने की कोशिश करते हैं ना, तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर रहा है आईएमएफ का, और अर्ली इंटरेक्शंस भी बहुत हुए हैं आईएमएफ के साथ इंडिया के। सो 1944 के अंदर जब ये इस्टेब्लिश हुई, सो 1945 के अंदर ही जो है एक्टिव हो गई थी आईएमएफ। सो आईएमएफ के साथ साथ जो है उसी वक्त जो है इंडिया 1945 के अंदर जो है ज्वाइन हो गया था और इसका फाउंडिंग मेंबर भी बन गया था, जिससे जो है ये रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया की जो है अर्ली कमिटमेंट्स थी बहुत ज़्यादा मल्टीलेटरल फाइनेंशियल कोऑपरेशन के लिए। जैसे ही इंडिया जो है आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई, तो पहले डेकेड के अंदर जो है ना अर्ली बोरोइंग्स की इंडिया ने आईएमएफ से। सो इंडिया ने जो है एक्सेस की आईएमएफ रिसोर्सेज को एक्सेस किया, ताकि वो जो है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना उसका क्राइसिस जो है वो संभाल सके और उन चैलेंजेस को जो है अच्छे से जो है टैकल कर सके, और इससे जो है डेवलपमेंटल नीड्स जो थी इंडिया की वो जो है फुलफ़िल हो गई। और 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इंडिया के अंदर, इंडिया ने जो उस टाइम जो है ना बहुत सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है फेस किया था, वहाँ पर भी जो है असिस्टेंस मिली हमें आईएमएफ की। सो आईएमएफ की असिस्टेंस जब हमें मिली ना, तो आईएमएफ ने 2.2 बिलियन लोन जो है दिया था इंडिया को अंडर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हमें देखने को मिले आईएमएफ के अंदर। सो जो आईएमएफ सपोर्ट प्रोग्राम था उसकी वजह से जो है ना सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये सब रिफॉर्म्स लाए गए इंडिया के अंदर। सो इससे जो है मार्केट जो है शिफ्ट होने लगा और जो है ओपन इकोनॉमी जो है बनने लगी हमारे इंडिया की। अगर हम देखें इंडिया का करंट रोल क्या है आईएमएफ के अंदर, सो सबसे पहला जो है ये कोटा जो है या वोटिंग पावर जो है इंक्रीज़ हो गई है इंडिया की। अगर हम आजकल का कोटा शेयर देखें इंडिया का, वो है 13,114.4 मिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDRs है
इंडिया के पास। इसके साथ साथ जो है तो ये जो है ये जितना भी एसडीआर है हमारे पास, इससे जो है हमें 2.75% जो है टोटल आईएमएफ कोटा मिलता है आईएमएफ के अंदर। और वोटिंग पावर जो है ना, इस कोटा के ज़रिए जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो 132,596 वोट्स जो है हमारे पास रहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है 2.63% ऑफ टोटल वोटिंग पावर जो है आईएमएफ का, वो इंडिया के पास है। और इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है आईएमएफ के अंदर, जो है इंडिया का जो कोटा है ना और जो वोटिंग शेयर है वो जो है 8th पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देता है इंडिया को। और लार्जेस्ट नंबर है इन टर्म्स ऑफ कोटा अगर हम देखें, जो रिफ्लेक्ट करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारे ग्रोइंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें इंडिया की, तो आईएमएफ के अंदर जो है इंडिया ने जो है 1993 से जो है कोई भी बोरोइंग्स नहीं की है आईएमएफ से। ये इंडिकेट करता है कि इंडिया की जो है इकोनॉमिक रेजिलियंस कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। आई थिंक आईएमएफ के लिए इतना सफिशेंट रहेगा आपके लिए। नाउ हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वर्ल्ड बैंक डिस्कस करेंगे, आईबीआरडी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा जो ये सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।